हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज आके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, नहर कुछ इतना चौड़ा बह रहा है। नहर के एक किनारे एक टीवी टावर खड़ा है ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा में। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि इसके दूसरे तट पर यहाँ से एक कोण जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री ये दे रखा है। साथ में बोल रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि इसी से 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है कुछ यहाँ पे, इसका दूरी है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री ये दिया हुआ है। आगे हम लोग से पूछ रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को ये पूछ रहा है टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई, यानी कि ये हिस्सा पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, वही लगाना है त्रिकोणमिति के जितने भी हम लोग अनुपात पढ़ चुके हैं, सेम वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। पहले इसका क्या करिए, नामकरण करिए। नामकरण में क्या होगा, A B C D। क्लियर है यहाँ तक। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से। हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में क्या सॉल्व किए थे, अगर हम लोग का एक कोई भुजा मालूम था और दूसरा कोई निकालना था तो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कोई खोज रहे थे जिसमें दोनों में संबंध मालूम हो। यहाँ कुछ ऐसा कंडीशन है कि न तो आधार मालूम है यहाँ पे, न तो ऊंचाई मालूम है, यानी कि कोई भी एक भुजा हम लोग को मालूम नहीं है, बस दो कोण मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कुछ ना कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे, मान लीजिए कि ये जो नीचे है यानी कि नहर का जो चौड़ाई है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और जो ऊंचाई है इसको मान लेते हैं h। ये हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं जिसमें दो के दोनों भुजा में से कोई मालूम नहीं था। उसमें हम लोग जो खड़ा था यानी कि जो लंब था उसको h माने थे, जो नीचे वाला था उसको हम लोग x माने थे। अब हम लोग को करना ये है कि एक बार त्रिभुज ABC में आधार और लंब में त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा काम करता है, tan थीटा। यानी कि एक बार ABC में tan थीटा लगा देना है। tan थीटा लगा के हम लोग को h का वैल्यू निकालना है ABC में। ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ABD में tan 30 डिग्री का मान लगा के h का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि एक एक करके दोनों त्रिभुज में ABC और ABD दोनों में से h का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ABC से। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan 60 डिग्री लंब बटे आधार मालूम है सबको, तो h/x। क्लियर, tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है tan 60 डिग्री का, √3 इज इक्वल्स टू h/x। नीचे हम लोग मान लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करना सबको आता है। h1/h इज इक्वल्स टू x में √3 से मल्टीप्लाई तो √3x। क्लियर है यहाँ तक सबको। यानी कि हम लोग का इस त्रिभुज में h का वैल्यू मिल चुका। कर लीजिए इसको समीकरण नंबर 1। फिर देखते हैं त्रिभुज A B और D में। त्रिभुज A B D में क्या मिलेगा, त्रिभुज A B D में अब इस त्रिभुज में हम लोग को कौन सा कोण लेना है, tan 30 डिग्री यानी कि tan 30 डिग्री। क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता क्या है, लंब बटे आधार। तो जरा ध्यान से देखिए, लंब क्या है h, ऊपर हो गया h बाई, नीचे हम लोग को क्या मतलब है, आधार। अब आधार हम लोग का इतना तो है नहीं, आधार हम लोग का D से लेकर B तक ये पूरा आधार बनेगा। तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, x+20। ठीक है, x+20। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब देखिए जरा ध्यान से, फिर tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। क्या होगा, h/x+20। वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या h में √3 से मल्टीप्लाई क्या होगा, h√3 इज इक्वल्स टू x+20 में 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा x+20। क्या मिलने वाला है, h इज इक्वल्स टू x
प्लस 20 बाई ये जो √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग कर जाएगा, तो √3। यहाँ भी हम लोग को क्या मिल गया, एच का वैल्यू। अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले बोला था कि एक बार त्रिभुज ABC में और एक बार त्रिभुज ABD में, दोनों में से हम लोग को एच का वैल्यू फाइंड करना है। एक एच का वैल्यू यहाँ मिला, एक एच का वैल्यू यहाँ मिला, इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। स्पष्ट है यहाँ तक सबको। अब देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में दोनों का बायां पक्ष बराबर है, यानी कि यहाँ भी बायां पक्ष h है और यहाँ भी बायां पक्ष h है। तो अगर इन दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। कैसे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर। देखिए, या फिर सिंपल इतना लिख दीजिए, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से दायां पक्ष दोनों का बराबर होगा। क्या होगा बराबर होकर, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20 बाई नीचे क्या होगा, √3। सेम काम यहां पे क्या करिए, नीचे 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा मारिए फटाफट, तिर्यक गुणा क्या होगा, √3 और √3 गुणा होगा, केवल 3 बनेगा, 3, ये हो जाएगा 3 और x का x, ये गुणा सबको समझ में आया। उसके बाद 1 से यहां मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x प्लस 20। क्लियर। आगे देखिए, ये रहा 3x, ये x को लेके आइए बाएं तरफ पक्षांतर करके, तो x आके क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल्स टू इधर हो गया 20, मिलेगा क्या, 3x में से x गया, 2x इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 20 बाई ये 2 डिवाइड कर जाएगा, मिलेगा क्या x का वैल्यू, 2 से 20 कितना बार में, 10, तो x इज इक्वल्स टू 10। ये हम लोग को x का वैल्यू मिला क्या है, x हम लोग का क्या था, नहर का चौड़ाई। अगर ये मीटर में है तो जाहिर सी बात है ये भी हम लोग का मीटर में आएगा, 10 मीटर, यानी कि हम लोग को नहर का चौड़ाई मिल चुका कितना, x का वैल्यू 10 मीटर। अब हम लोग को चाहिए क्या, एक हम लोग को चाहिए इस जो पूर्ण है, जो खंभा यहाँ लगा हुआ है, इसका ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई कितना माने थे हम लोग, h। क्या h और x में हम लोग का कोई संबंध दिख रहा है, यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से। अगर हम लोग x का मान 10 उठा के यहाँ भर दें तो क्या हम लोग को h का वैल्यू मिल सकता है। क्लियर है सबको, बढ़िया फटाफट। तो x का जो भी वैल्यू है उसको उठा के क्या कहाँ रख रहा है, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखिए x बराबर कितना, 10 मीटर, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 सेम जैसे वैसे छाप लीजिए, h इज इक्वल्स टू √3x, तो h इज इक्वल्स टू √3x। ठीक, अब x के जगह पे क्या रखना है, 10, तो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू x के जगह पे 10 आएगा क्या, h इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर, क्योंकि यहाँ भी मीटर है तो यहाँ भी मीटर आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, यानी कि हम लोग को ये मिल गया नहर का चौड़ाई और ये मिल गया इस खंबे का ऊंचाई। क्लियर है इस क्वेश्चन में सबको। देख, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए इसको मैं यहां से हटा दूं, नोट कर लीजिए सब कोई, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इतना दूं बस। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक भवन बना लीजिए। 7 मीटर ऊंचा एक हमारा भवन है। इस 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भैया एक बात बताइए, भवन बड़ा होता है या टावर, हम लोग का टावर बड़ा होगा, तो इससे बड़ा एक टावर बना लीजिए। ये रहा हम लोग का टावर, ये रहा जमीन, और इसके शिखर से इस टावर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो इसको ऐसे मिला लीजिए, ये हम लोग को मालूम है कितना, 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि यहां से एक बार शिखर देखा जा रहा है तो 60 डिग्री है, यहां से एक बार इसका पाद बिंदु यानी कि इसका तल देखा जा रहा है, नीचे का सिरा जमीन पे, तो वो कितने का है, 45 डिग्री। 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, 45 डिग्री, यानी कि ये हम लोग को कितना मालूम है, 45 डिग्री। पूछ क्या रहा है हम लोग से, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को निकालना है टावर का ऊंचाई। कैसे आएगा टावर का ऊंचाई, टावर है कौन सा, ये हम लोग का था भवन ये वाला, और टावर कौन सा है, ये वाला। तो हम लोग को इस टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फटाफट, नामकरण पहले करिए, A B C D और E, यहां तक हो गया।
हम लोग को निकालना है सीई का वैल्यू, यानी कि ये टावर कितना ऊंचा है। जरा देखिए ध्यान से, अगर हम लोग का ये 7 मीटर है तो हम लोग का ये भी तो 7 मीटर होगा। किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? अब एक काम करिए आप लोग, बिंदास करना क्या है, एक बार निकालिए त्रिभुज ए बी सी में इसका वैल्यू। अगर हम लोग को किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगा के अगर हम लोग बी सी का वैल्यू ला लें तो जो बी सी का वैल्यू आएगा सेम वही हम लोग का ए डी का भी वैल्यू होगा, क्योंकि ये और ये आपस में समांतर है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगा। तो BC का वैल्यू मिलते ही हम लोग को AD का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही हम लोग का AD का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग 10 60 लगा कर हम लोग AD का वैल्यू ला सकते हैं, और जैसे ही हम लोग का AD का वैल्यू मिलेगा, नीचे का 7 बैठा हुआ है, AD में 7 जोड़ देंगे हम लोग को EC मिल जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिभुज ABC से। तो त्रिभुज ABC में हम लोग को मालूम क्या है, सबसे पहले तो ये पता करिए त्रिभुज ABC में कोई कोण तो हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो एक कोण हम लोग को दिख रहा है, ऊपर क्या है 45 डिग्री। अगर ये दोनों रेखा आपस में समांतर है और अगर ये तिर्यक रेखा काट रहा है तो एकांतर अंतःकोण याद करिए, छोटे क्लास में पढ़े थे। एकांतर अंतःकोण क्या होता है? जब कोई समांतर रेखा एक दूसरे को कोई एक समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा आपस में काटता हो तो तिर्यक रेखा काटने पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। किस नियम से? एकांतर अंतःकोण से। तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। नियम सबको मालूम है। अब लगाइए फटाफट। अब हम लोग को कोण भी मालूम चल गया, एक भुजा हम लोग को मालूम है। जो मालूम है वो क्या है? इस थीटा के हिसाब से ये लंब है, और जो निकालना है वो क्या है? आधार। लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है? tan थीटा। लगाते हैं tan थीटा। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं? tan थीटा। थीटा के जगह पे 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, होता क्या है tan का वैल्यू? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 7 यानी 7 बाई आधार कितना है? BC। मालूम है ही नहीं तो BC को BC लिखते हैं। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहां हो गया 1 इज इक्वल्स टू 7 बाई BC। इस 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करिए मल्टीप्लाई BC में 1 से, तो BC इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7। चूंकि ये मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? मीटर। यानी कि BC का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया? 7 मीटर। अब जो भी 7 मीटर हम लोग को वैल्यू मिल रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मार्कर का रंग चेंज है, ये मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि ये 7 मीटर दिया हुआ था, ये 7 मीटर हम लोग पता किए। क्लियर है? यानी कि हम लोग को ये दूरी मिल गया, और जैसे ही हम लोग को ये दूरी मिलेगा इतना ही हम लोग का ये भी होगा 7 मीटर, इस AD का वैल्यू। अब क्या करिए, हम लोग को ये दूरी पहले से ही मालूम है 7 मीटर। किसी जुगाड़ से अगर हम लोग DE पता कर लें तो DE में अगर 7 जोड़ दें तो हम लोग को CE मिल जाएगा, जो हम लोग को चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे DE निकालने के लिए? ध्यान से देखिए, त्रिभुज ADE यानी इस त्रिभुज में कोण मालूम है, एक आधार मालूम है, लंब हम लोग को निकालना है। तो आधार और लंब में फिर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है? tan थीटा। लगाइए tan थीटा। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में tan और थीटा के जगह पे इस बार क्या लगेगा? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब कितना है नहीं मालूम है तो ED रखते हैं, बाई आधार कितना है? 7। क्लियर? आगे चलिए। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 बाई अपने पास से 1 कर सकते हैं इज इक्वल्स टू यहां क्या हो जाएगा? ED बाई 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है, लगाते चलिए। ED एकम ED इज इक्वल्स टू 7 में √3 से मल्टीप्लाई 7√3। ये किसका वैल्यू आ गया? ED का वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग को ED मिल चुका, BC मिल चुका। BC का कोई काम हम लोग को इसमें है नहीं। हम लोग को ED कितना मिला है? 7√3। तो जो मिला है उसको यहाँ नोट कर लीजिए, 7√3। अब एक बात बताइए, E और C हम लोग को EC चाहिए था, जिस EC में हम लोग को ED मालूम है और CD मालूम है। अगर हम लोग इस ED और CD को आपस में मिला दें तो क्या हम लोग को EC मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, वही लगाइए। तो क्या हम लोग करेंगे? EC बराबर, यहां से आगे यहां लिख रहा हूं, EC बराबर, क्या हम लोग EC के जगह पे ED प्लस CD लिख सकते हैं? लिख दीजिए ED प्लस CD। क्लियर है सबको यहां तक? आगे चलिए। EC का वैल्यू ED का वैल्यू कितना है? 7√3 प्लस CD कितना आया है? ये रहा CD 7। अब देखिए ध्यान से, EC इज इक्वल्स टू, क्या यहां से कुछ हम लोग को कॉमन दिख रहा है? उभयनिष्ठ जो दोनों में है,
यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 को क्या करिए बाहर निकाल लीजिए कॉमन। तो अगर 7 कॉमन हो जाए तो बचेगा क्या, यहाँ से अगर 7 निकल गया क्या बचेगा, √3 प्लस, और अगर यहाँ से 7 का 7 पूरा निकल गया क्या बचेगा 1। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। कॉमन लेते समय अगर बाई चांस पूरा का पूरा कॉमन निकल जाता है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग वहाँ 0 बचाएंगे। अक्सर ऐसे करते हैं बच्चे कि जो भी कॉमन निकलता है अगर पूरा का पूरा कॉमन निकल जाता है पूछेंगे बचेगा क्या, तो 0। ऐसा नहीं होता है बाबू, अगर यहाँ से 7 का 7 निकल रहा है तो क्या होगा 1। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 7√3 + 1, और चूंकि ये हम लोग का मीटर में है तो ये भी हम लोग का किस में होगा, मीटर में। चलिए इस क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको यहां से हटाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 15 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस बनाते हैं। ये रहा हम लोग का 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा है। साथ में बोल रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि यहां से देखा जा रहा है, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 और 45 डिग्री है। भैया ये जहाज है किधर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि जो 2 जहाज हैं वो दोनों जहाज इसके एक ही तरफ है, एक के पीछे एक है। तो अगर इसको अगर हम लोग समुद्र का तल मान लें तो एक जहाज यहाँ ले लेते हैं और एक जहाज यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ से इन दोनों जहाज को देखा जा रहा है। तो एक हो गया ये जहाज, सॉरी इसको थोड़ा सा सही करते हैं, और एक हम लोग का ये जहाज है, मिल जाओ बढ़िया से, हाँ आगे क्या होगा। एक हम लोग को कोण इसके बारे में मालूम है कि अगर यहां से देखा जा रहा है तो अवनमन कोण जायज सी बात है कि आंख के पास बनता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एक अवनमन कोण ये बनेगा और दूसरा अवनमन कोण ये बनेगा। है कितने कितने का कोण, एक है 30 डिग्री का, ये छोटा वाला है 30 डिग्री और बड़ा वाला है 45 डिग्री। बोल रहा है ये कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यानी कि हम लोग को निकालना है कि दोनों जहाज के बीच में दूरी कितना है, यानी कि ये दूरी हम लोग को निकालना है। निकालेंगे कैसे, देखिए जरा ध्यान से, नाम पहले लिखिए ABCD, उसके बाद से हम लोग का अगर ये 30 डिग्री है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ध्यान से देखिए ये एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये 30 डिग्री इसके बराबर होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। किस नियम से, एकांतर अंतर कोण, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था। फिर वही काम, अगर ये समांतर रेखा है और अगर ये तिर्यक रेखा अगर काट रहा है ये रेखा, तो जितना ये कोण है 45 डिग्री, एकांतर अंतर कोण से ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग को चाहिए कौन सा, ये दूरी, ये हम लोग को मालूम है 75 मीटर। निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। क्या करिए, एक बार लगाइए tan 45 डिग्री इस त्रिभुज में। जैसे ही हम लोग tan 45 इस त्रिभुज में लगाएंगे, कोण हम लोग को मालूम है, लंब हम लोग को मालूम है, तो अगर tan 45 का अगर हम लोग वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, तो लंब बटे आधार होता है, तो tan 45 के मदद से हम लोग को ये आधार मिल जाएगा। वही काम हम लोग करेंगे एक बार tan 30 के साथ। जैसे ही tan 30 लगाएंगे तो ये लंब मालूम है, तो हम लोग को ये पूरा आधार आ जाएगा। यानी कि tan 45 का फॉर्मूला लगाए तो इतना मिला, tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना मिलेगा, और अगर हम लोग इस पूरे में से ये इतना माइनस कर दें तो हम लोग को बच जाएगा CD। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, समझ में आ गया सबको। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा, देखिए जरा ध्यान से। पहले किस त्रिभुज को स्टार्ट किया जाए, त्रिभुज ABC, इसी से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में कौन सा कोण बनेगा, त्रिभुज ABC में 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है कितना 75 बाई आधार कितना है नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो कुछ लिख लीजिए इसके जगह पे, इसको x मान लेते हैं और इस पूरे को y मान लेते हैं, या फिर एक काम करिए, नहीं मानिए BC को BC लिखते हैं बिना किसी टेंशन का, जो नाम है वही लिखते हैं। क्या होगा, tan 45 का वैल्यू, 45 का वैल्यू क्या होता है, केवल 1। अगर 1 है तो नीचे हम लोग 1 अपने पास लगा सकते हैं, आएगा क्या 75 बाई BC, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या, BC एकम BC बराबर 75 में 1 से मल्टीप्लाई 75, और अगर ये मीटर में है तो जायज सी बात है ये भी मीटर में आएगा। हम लोग को BC मिल चुका कितना, 75 मीटर। BC है कौन सा, ये कितना हो गया 75 मीटर।
क्लियर है यहाँ तक सबको? अब सेम यही काम जैसे 1045 लगा के हम लोग BC लाए हैं, सेम अब हम लोग 1030 लगा के क्या लाएंगे, BD लाएंगे। तो किस त्रिभुज में बात हो रहा है, A, B और D में। नोट करिए, त्रिभुज A, B, D में क्या होगा, त्रिभुज A, B, D में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब है कितना, AB, और AB का वैल्यू कितना है 75, लिखते हैं 75 डायरेक्ट, बाई आधार कितना होगा BD, पूरा का पूरा BD इस बार होगा आधार। 1030 वैल्यू कितना होता है बताइए फटाफट, 1030 का 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ है 75, नीचे क्या है BD, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है सबको, करते चलिए फटाफट। BD में 1 से गुणा होगा तो आएगा BD इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई होगा 75 में √3 से, 75√3 किसका वैल्यू हो गया, BD का वैल्यू। और BD हम लोग को दिख कहाँ रहा है, ये रहा BD 75√3। अब एक बात बताइए, हम लोग को चाहिए क्या, CD चाहिए। अगर हम लोग इस BD में से BC निकाल दें, अगर इस BD में से ये BC निकाल दें तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, यही हम लोग को चाहिए। तो क्या लिखने रहे हैं हम लोग, CD बराबर BD माइनस BC। क्लियर है, ये कहां से आ रहा है, ये क्या आएगा, CD इज इक्वल टू, BC है कितना, ये रहा 75, सॉरी यहां BD रहेगा, BD। तो BD कितना है हम लोग का 75√3 माइनस BC कितना है हम लोग का 75। अब सब्ट्रैक्ट, जैसे वहां हम लोग घटाए थे इसके पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही घटा लेना है। यहां भी कॉमन देखिए जरा ध्यान से, यहां भी 75 है, यहां भी 75 है, 75 को बाहर निकाल लीजिए कॉमन लेके, तो CD इज इक्वल्स टू, ये रहा 75, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब 75 कॉमन निकल गया तो क्या बचा √3 माइनस, यहां से 75 पूरा बाहर निकल गया, तो जब पूरा बाहर निकल लगा तो क्या बचता है 1। और अगर ये मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चलिए फिगर बनाते हैं पहले इसका। क्वेश्चन नंबर है 14। एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। पहले तो ये रहा हम लोग का जमीन, इस जमीन पर एक लड़की खड़ी है जिसका लंबाई है 1.2 मीटर। उसके बाद से बोल ही रहा है आगे कि एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। तो यहाँ से 88.2 मीटर काफी ऊंचा जाएगा, यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, ऊंचाई कितना है 88.2 ये मीटर में है। साथ में बोल रहा है ये किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहां से इस गुब्बारे का अवनमन कोण कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसको भी मिला लेते हैं डॉटेड लाइन से, 60 डिग्री। साथ में बोल रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब एक बात बताइए, ये उन्नयन कोण घटेगा कब? घटेगा तब जब ये लाइन और नीचे झुकेगा। क्लियर हो रहा है सबको? पहले ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री बनाना है, 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए इसको हम लोग को और पतला करना पड़ेगा। और ये पतला कब होगा? जब ये गुब्बारा और इधर जाएगा। जैसे ही गुब्बारा हम लोग का इधर जाएगा, यहाँ से उन्नयन कोण कुछ इसका ऐसे आएगा, तो ये कोण हम लोग का कम हो जाएगा। यानी कि ये गुब्बारा कुछ देर बाद उड़ के कहाँ चला गया, कुछ यहाँ पे आ गया। यहाँ से अब इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। अगर ये दूरी 88.2 है तो ये भी दूरी 88.2 होगा मीटर। ये दूरी जो हम लोग बनाए थे, समांतर रेखा हम लोग बना लेते हैं इसको। इसके बाद से हम लोग को करना क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। यानी कि हम लोग को ज्ञात ये करना है कि गुब्बारा कितना दूर उड़ के गया है। यानी कि ये दूरी हम लोग को पता लगाना है। यहां से यहां तक का दूरी ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो अगर हम लोग से ये पूछ रहा है, इसका मतलब अगर हम लोग यहां से यहां तक का दूरी अगर हम लोग पता कर ले तो हम लोग का काम चल जाएगा। यानी कि डायरेक्टली हम लोग से पूछ रहा है इसका दूरी क्या होगा। सबसे पहले नामकरण करते हैं। नाम कहां से स्टार्ट किया जाए, ABCDEF G और H।
सारा नाम हो गया, कुछ बाकी नहीं है। ये कुछ कोई लाइन नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए लिखा हूं कि ये हम लोग से दूरी पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए जरा ध्यान से सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग को पता करना है कि ईजी कितना है। अगर हम लोग किसी जुगाड़ से बी से जी तक का वैल्यू पता कर लें, क्लियर हो रहा है, अगर हम लोग किसी जुगाड़ से बी से जी तक का वैल्यू फाइंड कर लें, बीजी मिल जाए, और फिर कोई दूसरा जुगाड़ लगा के बीई पता कर लें, तो बीजी में से अगर हम लोग बीई निकालें तो हम लोग को ईजी मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो अब आप लोग सिंपल ये जुगाड़ लगाइए कि किसी तरीके से हम लोग को बीजी का वैल्यू मिल जाए और बीई का वैल्यू मिल जाए। बीजी का वैल्यू लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बी जी और एच त्रिभुज तैयार करना पड़ेगा। बी जी और एच त्रिभुज तैयार करके भी इतना कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को 88.2 मीटर जो मालूम है वो एच से लेकर एफ तक मालूम है। अगर हम लोग किसी बुद्धि से ये भुजा अगर पता कर ले यहां से यहां तक का दूरी, यानी कि केवल एच से जी तक का दूरी, तो हम लोग आराम से एच जी और बी लगा सकते हैं। क्लियर है? आएगा कैसे, जरा देखिए ध्यान से। एच से एफ तक का दूरी कितना है, 88.2 मीटर, जबकि बी से लेकर सी तक ये दूरी कितना है, 1.2 मीटर। तो अगर ये 1.2 है तो जाहिर सी बात है ये भी 1.2 होगा। और अगर एच एफ में से इतना घटा दे तो हम लोग को ये मिल जाएगा दूरी। क्लियर हो रहा है? तो क्या करिए, 88.2 में से 1.2 घटा दीजिए, बचेगा कितना, 87, यानी कि 87 मीटर। ये हम लोग को मिल गया एच जी का वैल्यू। अब लगाइए फटाफट बी जी एच में tan थीटा लगा के पता करिए कि बीजी का वैल्यू कितना है। क्लियर है यहां तक? चलिए लगाते हैं। हम लोग को करना बस यही है कि एक बार निकाल लेना है बीजी tan 30 लगा के, फिर निकाल लेना है बीई इस त्रिभुज में tan 60 लगाकर। और जैसे ही हम लोग को बीजी और बीई मिलेगा, बीजी में से बीई हम लोग निकाल देंगे, मिल जाएगा हम लोग को ईजी। वही हम लोग को पता करना है। लगाइए फटाफट। कौन सा त्रिभुज स्टार्ट किया जाए, त्रिभुज बी एच जी में, त्रिभुज बी एच जी में क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है कितना हम लोग का 87, 87 बाई आधार कितना है बी से लेकर जी, यानी कि बीजी। ठीक, कैसे होगा आगे देखिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 आएगा क्या 87 बाई बीजी जो है वही बीजी रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, निपटाइए फटाफट। बीजी में 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, बीजी इज इक्वल्स टू 87 में √3 से 87√3 क्या आ गया ये बीजी का वैल्यू, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब फिर कोई जुगाड़ लगा के हम लोग को पता करना है कि त्रिभुज ए बी ई में बीई का वैल्यू कितना है। अब एक बात बताइए, अगर हम लोगों को एच से लेकर जी तक का वैल्यू 87 यानी 87 मीटर मिला है, इसका मतलब ए से लेकर ई तक का भी वैल्यू 87 मीटर ही होगा। तो ये हम लोग का कितना है 87 मीटर, यहां से यहां तक का दूरी हम लोग का 87 मीटर है। तो लगाइए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में अगर हम लोग का लंब मालूम है, कोण मालूम है, आधार हम लोग लगा सकते हैं किस त्रिकोणमितीय अनुपात से, tan थीटा से। तो tan और थीटा के जगह पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है लंब यानी कि 87 बाई आधार, आधार कितना है बीई, नोट करिए जो है बीई का बीई। बताइए फटाफट tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 इज इक्वल टू 87 बाई बीई। क्लियर है यहां तक सबको? नीचे अपने पास समन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी आता है, निपटाइए फटाफट। बीई में √3 से मल्टीप्लाई, बीई √3 इज इक्वल्स टू 87 में 1 से मल्टीप्लाई 87 आएगा क्या, बीई इज इक्वल्स टू 87 और जो √3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर क्या कर जाएगा डिवाइड, तो नीचे लग जाएगा बाई √3। ये किसका वैल्यू आ गया, बीई का वैल्यू 87 बाई √3। ये बीई है कहां, ये रहा, यानी कि इस बीई का वैल्यू मिल गया 87 बाई √3 और पूरा बी से लेकर जी तक का वैल्यू कितना मिला है 87√3, यानी यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना मिला है 87√3। अब जरा ध्यान से देख के बताइए, अगर हम लोग इस पूरे में से बीजी में से अगर हम लोग बीई निकाल ले तो हम लोग का काम चल जाएगा, ईजी मिल जाएगा। वही कॉन्सेप्ट बस लगाना है। क्या आएगा, अब क्या मिलने वाला है, ईजी बराबर बीजी माइनस बीई। क्लियर है यहां तक? इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत, बस किया यही गया है, ईजी का वैल्यू हमको लाना है तो बीजी में से बीई हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तभी हम लोग को ईजी मिलेगा, उसी को यहां नोट किया गया है।
अब वैल्यू भरिए फटाफट। ई जी हम लोग को नहीं मालूम है, वही हम लोग को निकालना है। बी जी हम लोग को मालूम है, कहाँ है बी जी, ये रहा 87√3, 87√3 माइनस भैया बी भी हम लोग को मालूम है कितना है 87/√3, 87/√3 आएगा कितना, ई जी इज इक्वल्स टू √3 में यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 87 में √3 मल्टीप्लाई होकर 3 और 3 से 87 में गुणा होकर क्या आएगा 1 2 3 8 24 और 26। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलिए, माइनस ये रहा 87 और नीचे क्या मिलने वाला है √3 का √3। ठीक, आगे अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाइए फटाफट 261 में से 87, ई जी इज इक्वल्स टू 261 में से 87 क्या जाएगा, 11 से 7 गया 4, यहाँ 5 हुआ, 15 से 8 गया 7 और यहाँ 1 बचा तो 1 का 1। नीचे क्या आ रहा है हम लोग का √3। एक बात बताइए, √3 अगर नीचे आ जाए क्या हम लोग का आंसर वो सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते समय नीचे अगर रूट में कोई वैल्यू आ रहा है उसको क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे जो भी रूट में वैल्यू है उसी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, गुणा। आएगा क्या, इजी इज इक्वल्स टू 174√3, नीचे क्या आएगा √3 मिलके 3, क्या 3 से 174, 3 से 174 जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है। कितना बार में जाएगा 58। क्लियर, आएगा क्या, ई जी इज इक्वल्स टू 58√3। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अच्छा, मीटर है कि सेंटीमीटर है, जरा ध्यान से देखिए, वहां पे 88.2 किस में दिया हुआ था, मीटर में, तो जाहिर सी बात है ये भी हम लोग का किस में आएगा, मीटर में। क्लियर है यहां तक, ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको यहां से हटाता हूं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री की अवनमन कोण पर देखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक राजमार्ग है, राजमार्ग का मतलब हाईवे समझ लीजिए आप लोग। एक हाईवे है, इस हाईवे पर एक मीनार है, यानी कि यहां पर क्या है, एक मीनार, मीनार का मतलब एक टावर है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि यहां पे एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि यहां पे एक कार है और ये आदमी इस कार को देखता है कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, यानी कि यहां पे कोण कौन से कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। बोल रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि यहाँ पे जो कार है वो कार इधर बढ़ रहा है इस मीनार की तरफ, और इधर बढ़ वो किस स्पीड से जा रहा है, समान चाल से। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब जब कार 6 सेकंड तक चल चुका तो 6 सेकंड चलने के बाद कार कुछ आगे आएगा, मान लेते हैं ये कार कुछ यहाँ पे पहुंच गया, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है अब इसका अवनमन कोण बढ़ के कितना हो जाता है, 60 डिग्री, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको समय कितना लगा है, 6 सेकेंड। ये हम लोग को दे रखा है। साथ में बोल रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, यानी कि अब हम लोग को पता करना है कि ये समय कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये समय हम लोग को पूछ रहा है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग को अगर 6 सेकंड लगा है तो ये समय कितना होगा, कितने समय में वो पहुंचेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। चलिए क्या करना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन पिछले के जैसा ही क्वेश्चन ये भी है, एक बार ज़्यादा ध्यान से देखिए। ये हम लोग को मालूम है कितना, ये 30 डिग्री है, अगर ये हम लोग का 30 डिग्री है तो ये भी हम लोग का 30 डिग्री बनेगा, यानी कि एक बार हम लोग का ये कोण मालूम है 30 डिग्री और एक ये कोण मालूम है 60 डिग्री। तो क्या करिए, tan 60 लगा के हम लोग एक बार इसका मान निकाल लेते हैं, एक बार tan 30 लगा के इसका इसी का मान बार बार 2 बार निकालना है, यानी कि सेम टू सेम। इसके पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसका आधार और लंब दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम था, तो हम लोग क्या किए थे, इसको x मान दिए थे। चलिए इसको मान लेते हैं, पहले हम लोग इसको माने थे हम लोग x और ऊंचाई को हम लोग क्या माने थे h, और किए क्या थे कि एक बार इस त्रिभुज में h का वैल्यू पता किए थे, एक बार बड़े वाले त्रिभुज में h का वैल्यू पता किए थे। 2 समीकरण मिला था और दोनों समीकरण को बराबर करके हम लोग वैल्यू लाए थे किसका, x का। सेम वही काम यहाँ भी करना है, लगाइए फटाफट। पहले नामकरण करिए, नाम में क्या होगा, a b c और d, नाम नोट करिए। पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज से। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में
क्या मिलने वाला है त्रिभुज एबीसी में? ये है लंब और ये है आधार। लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा? tan थीटा। थीटा के जगह पे कौन सा कोण आएगा? 60 डिग्री। अब बताइए tan 60 डिग्री वैल्यू क्या होगा? लंब बटे आधार यानी h बटे x, h/x। क्लियर है यहाँ तक सबको? बताइए फटाफट tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल टू h/x। अगर नीचे कुछ नहीं है तो अपने पास से 1 लगा सकते हैं। आएगा कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h1 जा h इज इक्वल टू x में √3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? √3x। ये हो गया हम लोग का h का वैल्यू। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक सबको? अगला देखते हैं, इस त्रिभुज में तो हम लोग को h का वैल्यू मिल गया। अब लगाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में फिर वही चीज, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में क्या मिलेगा? त्रिभुज ABD में अब हम लोग को लगाना है tan थीटा। थीटा के जगह पे अब क्या आ जाएगा? पहले था 60 डिग्री, अब हम लोग का आ जाएगा 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। क्या आएगा? tan 30 डिग्री। मिलेगा क्या? लंब बटे आधार। लंब है कितना? h बाई आधार। अब जरा ध्यान से देखिए, 30 डिग्री के लिए यहाँ 60 के लिए आधार कितना था? सिर्फ इतना। 30 के लिए 30 के लिए आधार कितना होगा? d से लेकर b तक पूरा। तो d से लेकर b तक क्या होगा? ये x है और ये क्या है? 6। तो x प्लस 6। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखिए ध्यान से, tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा? 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा? h/x प्लस 6। मिलेगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें मतलब है h से, तो h वाला पहले शुरू करते हैं। h में √3 से मल्टीप्लाई, h√3 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा x प्लस 6। h का वैल्यू क्या मिलने वाला है? h इज इक्वल टू x प्लस 6 और √3 इधर क्या करेगा? डिवाइड, पक्षांतर करने के बाद। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी हम लोग का h का वैल्यू मिला समीकरण 1, यहाँ पे हम लोग का h का वैल्यू मिला, इसको क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को जरा ध्यान से देखिए। इसका भी बायां पक्ष h है, इसका भी बायां पक्ष h है, यानी कि अगर दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। कैसे? समीकरण 1 और 2 से। देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? दायां पक्ष हम लोग का बराबर होगा। दायां पक्ष है कितना? √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 6/√3। और अगर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 3 और x, यानी क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू मिलेगा क्या हम लोग को? x प्लस 6 में 1 से मल्टीप्लाई, वही आने वाला है x प्लस 6, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर देखिए ये रहा 3x, x को लेके आइए बाएं तरफ, क्या होगा? -x इज इक्वल्स टू बचेगा क्या? 6। 3x में से x गया, क्या बचेगा? 2x इज इक्वल्स टू 6। x का वैल्यू क्या मिलने वाला है? ये रहा 6 और 2 जाके क्या कर जाएगा? डिवाइड। कितना बार में कटेगा? 2 से 6 कितना बार में? 3। क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 3। और ये चूंकि ये सेकंड में था तो ये भी हम लोग का किस में आएगा? सेकंड में। अब तक हम लोग को मीटर में, सेंटीमीटर में दिख रहा था, मीटर में दिया था हम लोग मीटर लगा रहे थे, सेंटीमीटर में दिख रहा था हम लोग सेंटीमीटर लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को न तो मीटर न तो सेंटीमीटर कुछ मालूम नहीं है। क्या मालूम है? सेकंड। इसलिए इसके आंसर में हम लोग क्या लगाएंगे? सेकंड। क्लियर यहाँ तक सबको? ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। आज हम लोग का ये भी एक्सरसाइज निपट गया और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग का चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखते हैं इसको। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए जरा ध्यान से, बोल रहा है ये रहा एक मीनार, मीनार के सामने एक बिंदु है, कितनी दूरी पर? 4 मीटर पर, और एक दूरी है यहां से 9 मीटर पर, यानी कि ये जो 9 मीटर दूरी है वो इतना नहीं है, 9 मीटर यहां से यहां तक पूरा है ये। ठीक, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है। साथ में बोल रहा है कि दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है, यानी कि एक बार यहां से उन्नयन कोण देखा जा रहा है, एक बार यहां से उन्नयन कोण देखा जा रहा है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है फिगर कभी कभी। यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? ये हम लोग को ये नहीं मालूम है कि ये कोण कितना है और ये कोण कितना है, लेकिन इतना हम लोग को मालूम है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? पूरक कोण। पूछ क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि इसका ऊंचाई कितना है? 6 मीटर। ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। होगा कैसे? जरा ध्यान से देखिए। कोण के बारे में हम लोग को क्या मालूम है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? पूरक कोण।
एक बात बताइए, एक्सरसाइज चैप्टर के शुरू में मैं आपको पूरा कोण के बारे में बताया था, जब पिछले चैप्टर में हम लोग पूरा कोण वाला नियम पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला याद किए थे। उसमें मैं आप लोग को बताया था कि पूरा कोण का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर कितना हो जाए 90 डिग्री, यानी कि दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उन दोनों कोण को क्या बोलते हैं, पूरा कोण। यानी कि अगर हम लोग को एक कोई कोण मालूम हो और दूसरा कोण पता करना हो तो क्या करना पड़ता है, 90 में से घटाना पड़ता है। तो अगर हम लोग एक कोण को इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अगर हम लोग का ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब जरा देखिए ध्यान से, एक कोण हम लोग का हो गया थीटा, एक कोण हम लोग का होगा कितना, 90 माइनस थीटा। लगाइए फटाफट, हम लोग को मतलब किससे है, ऊंचाई से, इससे हमें मतलब है, इसको मान लेते हैं h, नाम कुछ लिख लीजिए A B C और D। करना क्या है, एक बार लगाइए त्रिभुज ABC में tan थीटा, क्योंकि हम लोग को मतलब है ऊंचाई से और आधार हम लोग को दिया हुआ है, तो आधार और लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम करता है, tan थीटा। लगाइए फटाफट, tan, और इस बार थीटा के जगह पे भी कुछ नहीं लिखना है क्योंकि थीटा का मान मालूम ही नहीं है, तो थीटा को थीटा ही लिखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h बाई आधार कितना है, 4। ठीक, क्या मिलेगा h/4 से, tan थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, h/4। थीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम है ही नहीं, तो इसके आगे हम लोग बढ़ा नहीं पाएंगे, यहीं पे कर लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलिए अब दूसरे त्रिभुज में एक काम करिएगा, यहाँ पे लिखने से पहले त्रिभुज का नाम लिख लीजिएगा, किस त्रिभुज से आया है ये, h/4, त्रिभुज ABC से। ये शुरू में गड़बड़ हो गया है, भूल गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, भूलना नहीं चाहिए। ये त्रिभुज जो भी, जिस भी त्रिभुज हम लोग लिख रहे हैं उस त्रिभुज के ऊपर दिखाना पड़ेगा। ABC हम लोग का हो गया। अब चलते हैं इस कोण के लिए, तो 90 माइनस थीटा किस त्रिभुज में है, A B और D में। तो नोट करिए, त्रिभुज ABD में क्या है, त्रिभुज ABD में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, क्या मिलेगा tan 90 माइनस थीटा, आधार बटे, सॉरी लंब बटे आधार। लंब कितना है, h बाई आधार कितना होगा इस बार, 9। क्लियर है यहाँ तक सबको, क्योंकि 9 सिर्फ इतना नहीं है, 9 यहाँ से यहाँ तक है, तो आधार में हम लोग का पूरा 9 कवर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, चलिए फिर पिछले चैप्टर वाले में, tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सोच के बताइए जल्दी। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल्स टू h/9। आगे बढ़ने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोग को मालूम ही नहीं है, तो इसको हम लोग यहीं पे क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को। बाएं पक्ष में क्या है, tan थीटा, दाएं पक्ष में क्या है, cot थीटा। क्या tan थीटा और cot थीटा में कोई रिलेशन मालूम है आप लोगों को? जैसे ही हम लोग tan थीटा में cot थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या हो जाता है, 1। याद रखिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा, 1। कैसे होगा मैं भी बताने जा रहा हूं। तो क्या करिए, आप धीरे से समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करिए, गुणा करिए। करिए फटाफट, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणनफल करने पर क्या मिलेगा, दोनों का गुणनफल करने पर बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में गुणा करिए, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू h/4 इंटू h/9। क्लियर यहां तक सबको? आगे देखिए फटाफट, tan थीटा, अब दोनों का मल्टीप्लाई 1 कैसे आता है वो यही क्लियर हो जाएगा। tan थीटा को मैंने लिखा tan थीटा, क्या cot tan का उल्टा होता है, प्रतिलोम वाले फॉर्मूला को याद करिए, tan cot का उल्टा, cot tan का उल्टा। तो क्या हम लोग cot को tan का उल्टा लिख सकते हैं? tan का उल्टा लिखने का मतलब 1/tan थीटा, तो cot थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू h में h से मल्टीप्लाई, h² बाई 4 में 9 से 36 यानी 36। क्या मिलेगा, tan थीटा से tan थीटा खत्म, क्या मिलेगा यहाँ 1 मिल गया आप लोग को 1। तो जो भी जिसको थोड़ा सा डाउट था कि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 कैसे होता है, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं, क्या होगा, h² बाई 36 जो है वही आ जाएगा। नीचे हम लोग अपने पास से 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, h² में 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा, h² इज इक्वल्स टू मिलेगा क्या, 36 में 1 से मल्टीप्लाई 36। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। जब भी एक तरफ से स्क्वायर हटता है, दूसरी तरफ क्या चढ़ जाता है, रूट, करड़ी चढ़ जाता है। और स्क्वायर हम लोग को हटाना क्यों है, क्योंकि हम लोग को चाहिए h का वैल्यू, और h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर गायब करना पड़ेगा। और जैसे ही बाएं तरफ से स्क्वायर हटता है, दाहिने तरफ में क्या चढ़ जाता है, रूट।
ठीक, क्लियर यहाँ था सबको। अब रूट में से 36 यानी 36 बाहर निकालिए, तो रूट में से कोई भी संख्या बाहर आता है तो उसका क्या हो जाता है, वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। और चूंकि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये भी किस में होगा, मीटर में। 6 मीटर हम लोग का आ गया, सिद्ध कितना का आना था, 6 मीटर। क्लियर हो गया सबका, ये कितना आ गया, 6 मीटर, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध, अतः सिद्ध। ये हम लोग का क्लियर यहाँ था सबको। इसको या तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग का एक्सरसाइज 9.1 के साथ साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो यहाँ तक हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर थे, सिर्फ 2 चैप्टर था। एक था चैप्टर नंबर 8 जो था त्रिकोणमिति के परिचय, और दूसरा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये दोनों का दोनों हम लोग का पूरा कवर हो चुका है। अगले वीडियो में मैं अगला कोई चैप्टर नया स्टार्ट करने वाला हूं, तब तक आप लोग देखते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।